नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। तो आज हम देखेंगे यूथ कंपटीशन बुक का प्रैक्टिस सेट तीसरा, है ना। इसमें सामान्य जानकारी तथा हिंदी के टोटल मिलाकर हम 75 क्वेश्चंस हल करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें। हाँ, अभी आप लोगों ने देखा होगा आरओ और एआरओ का जो एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें हिंदी ज़्यादा टफ नहीं पूछी गई, है ना। तो इसी तरह आप मन लगाकर प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। आपके पास जो नोट्स हैं, जो बुकें हैं, उनसे रिवीजन करते रहिए, आराम से क्लियर हो जाएगा। अपना एडमिट कार्ड भी चेक करिए, है ना। और बाकी जो जानकारी है तो आप सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो चलिए लगाते हैं प्रैक्टिस सेट, देर न करते हुए, है ना। समय बहुत बहुमूल्य है तो उसको बचाएं और पढ़ाई में लगाएं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथकली से, कथक से, भरतनाट्यम से या मणिपुरी से? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा कथक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए, कथक से अन्य पूछे जाए, एक तो हमारे बिरजू महाराज हो गए, है ना। इसके बाद बिंदाजी महाराज हो गए और लच्छू महाराज। 3 नाम ज़्यादा पूछे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर दिया है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में हमको याद रख लेना है यामिनी कृष्णमूर्ति का और सोनल मानसिंह का। भरतनाट्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मानसिंह, है ना। अगर कथकली का पूछा जाए तो कथकली में आप लोग नाम याद रख सकते हैं वल्लथोल नारायण मेनन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो किस राज्य में है? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए केरल में 94%। कितना? 94%। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, है ना। अच्छा, पूछ लिया जाए यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का। तो स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की थी। किसकी? बेलूर मठ की, है ना। बेलूर मठ की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो इसका सही जवाब क्या है? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा जनपद? यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? कहाँ का पूछा गया? उत्तर प्रदेश का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, मथुरा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? जल्दी से रिवीजन करते रहिए, अपना टेस्ट लगाते रहिए, इससे हमारा टाइम भी कवर होगा, है ना। मुद्रा का क्या तात्पर्य है? मूल का मापक, कर्मचारी को मिलने वाला वेतन, लाभांश या किसी राज्य की प्रतिवर्ष की कुल आय। तो मुद्रा का तात्पर्य होता है मूल्य का मापक। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य सशस्त्र बलों के जवानों की आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हुई थी कब? अर्थात यह दुर्घटना कब हुई थी? तो यहाँ पर सही जवाब है 8 दिसंबर 2021 को हुई थी। जो कौन थे? भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है अनिल चौहान। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? तो किसके? सही जवाब है जहांगीर के। जहांगीर सोचता था कि ये जो 5वें गुरु अर्जुन देव हैं, इन्होंने खुसरो की सहायता की थी, इसलिए जहांगीर के द्वारा इन्हें फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाते हैं भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस। किसकी याद पर? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर, है ना। 14 नवंबर का पूछ लिया जाए तो इसे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसे? बाल दिवस के रूप में मनाते हैं 14 नवंबर को। और किसका जन्म दिवस था? तो जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर। 2 अक्टूबर का पूछा जाए तो 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है तथा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राचीन पूछा गया है, यहाँ पर सही जवाब होगा मत्स्य पुराण, है ना। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। अर्थात पुराणों की संख्या पूछी जाए तो कितनी है? 18, है ना। अगला क्वेश्चन है कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचयिता कौन हैं थे?
ठीक, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचयिता कौन थे? तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद इकबाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ सही है। निशात बाग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। फिरोज शाह कोटला कहाँ है? दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ? इलाहाबाद में नहीं है। कहाँ पर? ये भी दिल्ली में है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? हाँ जी, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के चंदौली में स्थित है चंद्रप्रभा मृगवन। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? नृत्य से, सिनेमा से, दूरदर्शन से या खेलकूद से? तो यहाँ पर सही जवाब होगा खेलकूद से। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भारत कोकिला है ना, नाइटिंगेल्स ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? भारत कोकिला पूछी गई है ना, क्या पूछा गया? भारत कोकिला लता मंगेशकर, इन्हें तो स्वर कोकिला कहा जाता है ना। इंदिरा गांधी, इन्हें लौह महिला के नाम से, आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा सरोजिनी नायडू। पीटी उषा को गोल्डन गर्ल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति पूछा गया है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या? भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। यह किस में बताया गया है? तो अनुच्छेद 56 में। किसमें? 56 में बताया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो सही जवाब होगा आंत। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और इसे फैलाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो वाइजरियो कॉलेरी क्या है? एक जीवाणु है। अगला क्वेश्चन है कि 13 दिसंबर 2021 को अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम द्वारा किसको पर्सन ऑफ द ईयर 2021 हेतु नामित किया गया था? तो यहाँ पर सही जवाब होगा एलन मस्क को। अगला क्वेश्चन, मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? सिनकोना से। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? भारत का पूछा गया है, तो भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 12 दिसंबर 2021 को विश्व के पहले गैर सरकारी उपग्रह के प्रक्षेपण के 60 वर्ष पूरे हो गए। इस उपग्रह को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? ऑस्कर फर्स्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो गोबर गैस में सबसे ज्यादा मीथेन पाई जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए अनुच्छेद 84 में ठीक बताया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों की कुछ योग्यताएं होती हैं। सबसे पहला तो वो भारत का नागरिक हो। आयु पूछी गई है ना, आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसमें आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु में कुन्नूर के निकट भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए फर्स्ट पर दिया गया है कि यह दुर्घटना MI-17VS हेलीकॉप्टर से हुई है या इस दुर्घटना में जनरल विपिन रावत के अलावा 11 अन्य सशस्त्र बलों के जवान शामिल थे। तो क्या सही जवाब होगा? कथन दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब सही जवाब क्या होगा? और तीसरे पर भी एक ऑप्शन दिया गया है कि यह दुर्घटना कोयम्बटूर के सुलूर सैन्य अड्डे से वेलिंगटन अर्थात नीलगिरी हिल्स जाने के समय हुई थी। तो कौन सा इसमें सही है? क्या पूछा गया है? कौन सा इसमें
सही है तो हम देख लेते हैं। इसका सही जवाब है सभी कथन सही है, अर्थात ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर आधारित होकर कार्य करता है? कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा डिजिटल कंप्यूटर की पद्धति पर, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है क्या कहलाता है? कोई ठोस है और वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गई तो क्या कहलाएगा? वाष्पीकरण, गलनांक, ऊर्ध्वपातन या प्लाज्मा? तो यहाँ पर सही जवाब है गलनांक। जैसे बर्फ का टुकड़ा पिघलकर पानी बन जाता है ना, वाष्पीकरण होता है तो पानी ऊपर गैस के माध्यम से सोख लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में केन बेतवा नदी परियोजना हेतु वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई। इससे 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त की जाएगी। इस परियोजना से कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होगा? तो यहाँ पर सही जवाब है बुंदेलखंड, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है? आलू, अनाज, दूध, मुर्गा? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? मुर्गा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के पंचम क्वेश्चन फिर से देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहां से कहां तक मेट्रो का चलना प्रस्तावित है? तो कहां से कहां तक है? इसका सही जवाब हमारा है ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक, है ना। अगला क्वेश्चन, कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? अर्थात कितने डेसिबल ध्वनि हो जो शोर के नाम से जानी जाती है? 80 डेसिबल, 100 डेसिबल, 120 डेसिबल या 140 डेसिबल? तो यहाँ पर सही जवाब होगा 80 डेसिबल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? बाइट, बिट, किलो या पिक्सल? तो यहाँ पर सही जवाब है बाइट, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो सही जवाब है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सही जवाब तो है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, आगे है हमारा कि 8 मई को क्या मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ विश्व पक्षी प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है 8 मई को, है ना। तो इस तरह ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी, श्रीमती सुचेता कृपलानी बनी थी। ये भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी, है ना। इसके साथ देखिए यहाँ पर दिया गया है श्रीमती फातिमा बीबी, ऑप्शन ए पर दिया गया है। तो यह भारत की प्रथम क्या है? श्रीमती फातिमा बीबी भारत की प्रथम महिला उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश थी। कौन? श्रीमती फातिमा बीबी। यहाँ पर कुछ शोरगुल सुनाई देता है, क्षमा करें। चलिए आप लोग केवल क्वेश्चन पर ध्यान केंद्रित करिए, है ना। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान पूछा गया है, कौन सा है? सही जवाब होगा चौथा। आप बताइए 3 कौन है ना। तो यहाँ पर हम सही जवाब निशान लगा देते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? इन ऑप्शन में हमें छांट के बताना है ना। सत्यजीत रे, श्री राजगोपालाचारी, मदर टेरेसा व सीवी रमन। तो यहाँ पर सही जवाब है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए सारी चीज़ें सामान्य नहीं होती हैं, है ना, तो सब कुछ देखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में, गोदावरी सेतु गोदावरी नदी पर, विक्रमशिला सेतु गंगा नदी पर, नेहरू सेतु सोन नदी पर, महात्मा गांधी सेतु कहाँ? गंगा नदी पर। तो सही जवाब है हमारा
सबसे लंबा पूछा गया, सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। महात्मा गांधी सेतु सबसे लंबा पुल है जो गंगा नदी पर बना है। बाकी गोदावरी सेतु गोदावरी नदी पर है, विक्रमशिला सेतु ये गंगा नदी पर है, नेहरू सेतु सोन नदी पर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? ऑप्शन दिए गए हैं वर्षा का, वायु की गति का, वृक्षों की संख्या का या आर्द्रता का। तो यहाँ पर सही जवाब है वृक्षों की संख्या का, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है 25 नवंबर 1974 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अब हमारे क्वेश्चन किसके हैं? सामान्य हिंदी के, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? ऑप्शन दिए गए हैं शा खा साहा, बी पर दिया गया है या रा ला वा, सी पर दिया गया है छत्र ज्ञा श्रा, डी पर है चा छा जा झा। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब है अंतस्थ व्यंजन पूछे गए हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर है। और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं या रा ला वा, है ना। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए पर दिया शाखा साहा, ये ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। छत्र ज्ञा और श्रा संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। चा छा जा झा स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होती है? किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होती है? तो यहाँ पर सही जवाब है हमारा गीतिका, ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से असंगत या गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से असंगत अर्थात विलोम शब्द बताना है कौन सा असंगत है। देखिए घात का क्या होता है? घात का प्रतिघात होता है, सही है। प्रसारण का संकुचन होता है। शाश्वत का सदैव विलोम नहीं है, पर्यायवाची है। खग का मृग होता है ना। तो शाश्वत का क्या होगा? शाश्वत का सदैव नहीं नश्वर होता है ना। सही जवाब है, गलत ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश निर्देश है कि प्रश्न संख्या 42 एवं 43 के लिए दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करें। देखिए शब्द दिया गया है 42वां है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जाए उसे क्या कहते हैं? क्या है? जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन पर दिया गया है अच्युत, अटूट, अटल या अदेय। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए अच्युत, है ना। जिसे जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जाए उसे अच्युत कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए अटूट किसे कहते हैं? जो मतलब ना टूटने वाले को अटूट कहेंगे। ना टूटने वाले को क्या कहा जाता है? अटूट कहा जाता है ना। और इसके बाद दिया है क्या? अटल, जिसे टाला ना जा सके उसे अटल कहते हैं। जो दिया ना जा सके उसे अदेय कहते हैं। जो दिया ना जा सके उसे अदेय कहते हैं। जो टाला ना जा सके उसे अटल कहते हैं। और क्या दिया गया है? अटूट, अटूट ना टूटने वाले को अटूट कहा जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। जीने की इच्छा, है ना। जीने की इच्छा क्या कहलाती है? जिज्ञासु, जिजीविषा, जिगीसु या पिपासु। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है जिजीविषा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है ना। आगे हम देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है कि जो जानने को उत्सुक हो, मतलब किसी को किसी चीज़ की जानकारी लेना है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम जिज्ञासु कहते हैं। अर्थात क्या? जो जानने के लिए उत्सुक हो उसे जिज्ञासु कहा जाता है। जो जीत या विजय का इच्छुक हो, अर्थात हमें सफलता प्राप्त करनी है, विजय प्राप्त करनी है, जीत प्राप्त करना है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे जिगीसु कहा जाता है ना। अब पिपासु, जिसे पीने, जो प्यासा हो या पीने की इच्छा हो उसे पिपासु कहते हैं। तो इस तरह जीने की इच्छा क्या कहलाती है? जिजीविषा कहलाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा?
संख्या नहीं है, सॉरी, सख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर सही जवाब होगा सखी आगमन, है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और यह किस स्वर संधि से संबंधित है? तो यह यड़ स्वर संधि से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? देखिए हमारे घर में ना सब लोग तेज़ी से बोलते हैं तो उसी की आवाज़ आ रही होगी। कुछ बच्चे यहाँ पर शोर मचा रहे हैं तो इसके लिए मैं आपसे फिर से क्षमा मांग रही हूँ, है ना। अपना क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार कहलाता है? वहाँ कहलाता है अर्थांतरण न्यास, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या? अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्या है? अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है तो यह सही है ना। माता पिता पूजनीय है, यहाँ पर ये गलत है। क्या होगा? पूजनीय लिखा जाता है ना, पूजनीय। क्या लिखा जाएगा? पूजनीय। तो यहाँ पर सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। आपका भविष्य उज्जवल हो, सही है। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है ना। तो इसका क्वेश्चन देखा जाए तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या? कि छायादार शब्द किसका उदाहरण है? छायादार शब्द किसका उदाहरण है? तत्सम, देशज, विदेशज या ऑप्शन डी पर संकर। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी, है ना। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है? तो यहाँ पर सही जवाब हम डायरेक्ट देखेंगे। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा या उन्नति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया गया है कि नीचे लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। क्या है? गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का हमें चयन करना है ना। तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है क्या? देखिए गलत, आगे नाथ न पीछे पगहा बंधनहीन, है ना। क्या दिया गया है? आगे नाथ न पीछे पगहा बंधनहीन। तो यह सही, हमें गलत अर्थ वाला। 3-13 होना, संगठित हो, 3-13 होना, संगठित होना। तो यहाँ पर सही जवाब है गलत अर्थ वाली लोकोक्ति है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्या? ऑप्शन बी राइट आंसर है। एक टकसाल के ढले हैं, मतलब सब एक जैसे हैं, ये भी सही है। आँख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? गूलर का फूल होना। क्या है? गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? फूल की तरह खिलना, अति प्रसन्न होना, दुर्लभ वस्तु या सुगंधित होना। तो यहाँ पर सही जवाब है दुर्लभ वस्तु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षमा मांगते हैं, यहाँ पर शोर ज़्यादा हो रहा है तो आप अपने क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। क्या? मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। इस वाक्य में कारक का प्रकार बताना है। अपादान है, करण कारक है, संप्रदान कारक है या कर्ता कारक है ना। तो हमने देखा कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग। तो इस तरह आप अपने कारक तैयार करिए। यहाँ पर मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, मतलब अब वो राधा को दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी संप्रदान कारक। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन कौन सा? डी, स्थायी भाव। आगे दिया है कि तिरंगा में कौन सा समास है? क्या पूछा गया है? तिरंगा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास या तत्पुरुष समास। देखिए तिरंगा जिसमें हमें अंकों का वो प्राप्त हो, अंक समझ में आए, तो वह कौन सा समास कहलाएगा? द्विगु समास कहलाएगा। तो यहाँ पे तिरंगा है ना, तो सही जवाब क्या होगा? द्विगु समास। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अभ्यंतर का सही अर्थ क्या होता है?
अभ्यंतर का सही अर्थ क्या होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, किसी वस्तु का आभा, किसी वस्तु का बाहरी भाग, किसी वस्तु से भिन्न होना, किसी वस्तु का भीतरी भाग। अभ्यंतर, तो यहाँ पर सही जवाब है हमारा किसी वस्तु का भीतरी भाग क्या कहलाता है? अभ्यंतर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? ऑप्शन है भीलवाड़ा, दिल्ली, वाराणसी या सूरत। तो सही जवाब है वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए। समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए। तो सही जवाब है स्तवक को क्या बोला जाता है? देखिए, स्तवक कहते हैं फूलों के गुच्छे को, अर्थात आप लोगों ने गुलदस्ता देखा होगा, जिस प्रकार एक गुलदस्ते में कई फूल लगा दिए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्तवक। तो यह किसके अंतर्गत चला जाएगा? समूहार्थक शब्द के अंतर चला जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जूही की कली, क्या जूही की कली कविता के कवि कौन हैं? जूही की कली कविता के कवि कौन है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है हमारा, देखिए इसमें सही जवाब है हमारा, देख लेते हैं आंसर क्या। जूही की कली कविता के कवि कौन है? निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा या पंत। तो सही जवाब है हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अच्छा, इनकी अन्य भी पूछी जाती हैं, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और जैसे हो गया हमारा अप्सरा, सांध्य काकली और सुकुल की बीवी। ये सब किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा पूछा गया है? मिश्र वाक्य, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या, प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती हैं, सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, है ना, जो लगा है इसमें। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अम्बुज, अम्बुद। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? कमल और बादल, है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं कि दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इस तरह, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन है हमारा, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? पत्थर का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? तो पाहन, है ना, पाषाण हो गया, ये भी। आगे हमारा है उपल, भी पत्थर को बोलते हैं, उरग नहीं बोलते। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे दिया गया है कि इस प्रश्न के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर 11 लावा की संख्या दी गई है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है। इन चारों भागों को दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम में लगाएं ताकि एक सही वाक्य का निर्माण हो, है ना। देखिए क्या दिया गया है, आप सबको धोखा दे सकते हो पर दे सकते हैं, पर दे सकते हैं आप खुद को नहीं, वक्त को नहीं दे सकते। तो यहाँ पर हम सीधे मिला लेते हैं क्या। सबसे पहले क्या दिया गया, आप सबको धोखा दे सकते हैं, क्या होगा, दे सकते हैं पर, है ना। तो यहाँ पर सही जवाब हम देखेंगे क्या होगा। देखिए आप सबको धोखा दे सकते हैं पर, है ना। तो पहले नंबर पर ये आ गया रा, आप सबको धोखा दे सकते हैं पर, इसके बाद खुद को नहीं, पर खुद को नहीं दे सकते, है ना। आगे खुद को नहीं दे सकते और दे सकते हैं आप खुद को धोखा दे सकते हो पर, है ना। तो यहाँ पर सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, ठीक, वक्त को नहीं दे सकते। इस तरह हम मिला के इसको रख सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? क्षण भर, निसंदेह, अन्यत्र या अत्यंत। तो हमारा यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी, अत्यंत।
आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 64 से लेकर 68 तक गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए, तो पढ़ते हैं हम गद्यांश और हल करते हैं क्वेश्चन। प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी को पुस्तकीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ उसे शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। उसे कुशल कौशल भी सिखाया जाता था। इस प्रकार प्राचीन शिक्षण संस्थाएं या आश्रम विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर ध्यान देते थे। आज स्थिति भिन्न है। वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली सिर्फ डिग्रीधारी बेरोजगारों की क्या करती है, भीड़ उत्पन्न कर रही है। आज के अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करके भी स्वावलंबी नहीं बन पाते। उनके हृदय में देश और समाज के प्रति किसी प्रकार का कोई कर्तव्य बोध उत्पन्न नहीं होता। वे अपनी परंपराओं का सम्मान नहीं करते। वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं में राष्ट्र की भावना और उत्पन्न करने में असफल रही है। समय समय पर भारत के नीति निर्माताओं ने शिक्षा को बहुआयामी बनाने के अनेक प्रयास किए। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थी के नैतिक, मानसिक, शारीरिक विकास पर बल देने का प्रयास किया जा रहा है। अब नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को जाति, धर्म, भाषा के दायरे के ऊपर उठकर राष्ट्रहित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृत के प्रमुख केंद्र कौन कौन थे। तो प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृत का प्रमुख केंद्र कौन था, ये पूछा गया है। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, भारत। आगे है कि प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थी किस पर, विद्यार्थी के व्यवहारिक विकास पर। तो किस पर ध्यान देती थी, सही जवाब है हमारा विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया है कि नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है किस लिए, तो राष्ट्रहित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा कि नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों का नैतिक, शारीरिक व मानसिक विकास हो सके। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। पुस्तकीय में पुस्तक और ईय कौन सा प्रत्यय लगा है, तो यहाँ पर सही जवाब है ईय प्रत्यय लगा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर सही जवाब है अनेक अध्यापकों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है, कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि या ध्रुव स्वामिनी। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, ध्रुव स्वामिनी। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है, तो यहाँ पर इस ऑप्शन में है सही जवाब है ऑप्शन बी। कौन कौन से अष्टछाप कवि है, तो देखिए उनके नाम देख लेते हैं। पहला है कुंभन दास, क्या हो गया, कुंभन दास। दूसरे हो गए सूरदास, तीसरे हो गए कृष्णदास, है ना, कृष्णदास हो गए। चौथे हो गए परमानंद दास, कौन हो गए, परमानंद दास। और आगे है गोविंद स्वामी, नंददास, छीट स्वामी और चतुर्भुज दास। तो इस तरह मिलाकर अष्टछाप कवि हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है कि वह बहुत मधुर गाता है। क्या, वह बहुत मधुर गाता है। इनमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। वह बहुत मधुर गाता है, तो मधुर और इसके मधुर तो हो गई विशेषता, है ना, फिर बहुत लगा है तो विशेषण के बाद जो विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं ना। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, प्रविशेषण पूछा गया है ना। तो इसमें सही जवाब है हमारा बहुत। मधुर तो है ही है, इसके आगे भी लगा है बहुत मधुर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला
है, इन ऑप्शन में बताना है। नामवर सिंह को मिला है, प्रेमचंद को मिला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को मिला है या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को मिला है। सही जवाब है हमारा नामवर सिंह को मिला है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? हिंदी से, संस्कृत से, तमिल से, संविधान की 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं से। तो सही जवाब है संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, वह क्या कहलाता है? तो सही जवाब क्या होगा? उसे चौपाई कहते हैं। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे हम चौपाई कहते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं से समाप्त होता है। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।